नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात कहां जा सकती है, तो बात एक ही जगह जा सकती है, वो है रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी आई है। और उसके साथ इस बात के आसार फिर बढ़ गए हैं, क्योंकि एक बार फिर रेट में बढ़ोतरी हो गई है 0.35% की। हालांकि ये पूरी उम्मीद थी, तमाम अर्थशास्त्री इस बात पे एकमत थे कि अब रिजर्व बैंक 0.35% की बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि महंगाई काबू में आ रही है। और गवर्नर ने कहा भी कि अब महंगाई पीछे की बात हो गई, यानी महंगाई के हम पार निकल आए हैं, यानी महंगाई बीते दिनों की बात है। आगे महंगाई बड़ी परेशानी शायद नहीं रहेगी। ये बात कितनी सच है कितनी गलत, ये वक्त बताएगा। आज इस पे बहुत टिप्पणी करने का अर्थ नहीं है। और वो कह रहे हैं तो सोच समझ के कह रहे होंगे, और उनके पास जो जानकारी है वो हम सबसे ज़्यादा होगी, ये हमको मानना चाहिए। लेकिन ये जो रेट बढ़ते हैं, कम होते हैं, इसका जो सीधा असर जहां पड़ता है वो दो जगह है। या तो आपका डिपॉजिट है बैंक में, उस पर पड़ता है, या आपने कर्जा ले रखा हो। अब कर्ज लेने वाले जो बड़े बड़े सेठ हैं, उन्होंने तो इकोनॉमिस्ट बैठा रखे हैं, वो उसका हिसाब लगा के उनको बता रहे होंगे। लेकिन एक आम आदमी, मिडिल क्लास का आदमी, जिसके घर का कर्जा चल रहा हो, उसके लिए सबसे बड़ी फिक्र होती है ईएमआई। खास तौर पे ईएमआई अगर उसकी वेतन का, उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा हो, तो कि ईएमआई बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, और उसका मुकाबला कैसे किया जाए। तो यहाँ अब अगर आपकी ईएमआई बढ़ रही है, जो कि पिछले काफ़ी समय से बढ़ रही है और अब और बढ़ सकती है, तो इसका इलाज क्या है? पहला तो बैंक इलाज निकाल लेते हैं। पहले बैंक क्या करते थे कि हर बार ईएमआई बढ़ने के साथ को एक चिट्ठी भेज देते थे कि भाई ये ईएमआई बढ़ गई है, वो रेट बढ़ गया है, अब हम आपकी ईएमआई बढ़ा देंगे। यानी कर्जे पे ईएमआई बढ़ती जाती थी। अब जब वो बढ़ते बढ़ते ऐसी जगह पहुंच गई कि लोगों ने शिकायत करनी शुरू की कि साहब, आपका एक फार्मूला, बैंक का एक फार्मूला होता है कि आपकी ईएमआई, आपका जो टोटल लोन है वो आपकी 40 महीने की कमाई से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या 48 महीने, अलग अलग उम्र पर अलग अलग टेन्योर होते हैं। और ईएमआई आपकी मंथली कमाई का 40% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब जब ईएमआई बढ़नी शुरू होती है, कुछ समय तो चल गया कि भाई ईएमआई बढ़ी, उधर तनख्वाह भी बढ़ी थी, तो एडजस्ट हो गया। लेकिन फिर लोगों ने शिकायत की और बैंकों ने भी हिसाब लगाया कि ईएमआई अगर 50% से ऊपर चली गई, 60% से ऊपर चली गई, तो उसको हजम करना मुश्किल नहीं होगा इंसान के लिए। और ऐसे में वो लोन डूब जाने का खतरा ज़्यादा बड़ा होगा। वो आदमी ईएमआई नहीं चुका पाएगा तो क्या करेगा। इसलिए दूसरा फार्मूला आया। एक चिट्ठी आती थी कि अब आपका, क्योंकि रेट बढ़ गया है, तो आपका लोन ईएमआई बढ़ाने के बजाय हमने तय पाया है कि हम आपका टेन्योर बढ़ा दे रहे हैं। तो आपका 15 साल का लोन था, वहाँ से चिट्ठी आ गई कि अभी 18 साल चलेगा। उसके बाद अगली चिट्ठी आई, अभी 18 के बजाय 19 या 19.5 साल चलेगा। उसके बाद वो 21 से 25 साल के बीच में पहुंच गया। ऐसे वो ईएमआई स्थिर रखते हुए टेन्योर बढ़ाते जाते थे। अब सवाल यह है कि किसी जिसने लोन ले रखा है, बोरोवर को क्या करना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके लोन में बहुत वक्त बाकी है और आपके पास पैसा है, यानी शुरुआत का लोन है, अभी साल 2 साल 3 साल पहले लिया है, और आपकी फर्ज कीजिए कि 35,000 रुपये ईएमआई आती है, तो आप कहीं ब्रेकअप मिल जाता है, अपने बैंक से पूछेंगे, वो आपको बता देगा कि इस ईएमआई का कितना हिस्सा प्रिंसिपल में जाता है और कितना हिस्सा इंटरेस्ट में जा रहा है। आप पाएंगे कि 35,000 रुपये में से 1,000, 1,200, 1,500 या 1,800 रुपये प्रिंसिपल में जा रहे होंगे, और बाकी पैसा आपका इंटरेस्ट में जा रहा होगा। यानी बहुत छोटा अमाउंट प्रिंसिपल में होता है, बाकी इंटरेस्ट में होता है। ऐसे में अगर मान लीजिए आपका प्रिंसिपल में 1,500 रुपये जा रहा है और आपने 15,000 रुपये एक मुश्त जमा कर दिया, कहा ये मैं एडवांस जमा कर रहा हूं, तो आपकी 10 किस्तों के बराबर का हिसाब हो गया। आप समझ लीजिए कि आपकी 10 किस्तें पीछे से कम हो जाएंगी फटाक से, क्योंकि प्रिंसिपल में 10 किस्तों के बराबर पैसा आपने एक बार में चुका दिया है। अगर आप इसी को 1.5 लाख रुपए चुका देंगे, तो हो सकता है कि 30 या 50 किस्तें कम हो जाएं। तो ये किस्तों को कम करने का तरीका है कि आप एक, इसको बुलेट पेमेंट भी कहा जाता है। आप, अगर आपके पास पैसा है तो आप उसका जल्दी भुगतान कर दें। दूसरा, टेन्योर बढ़ने वाली समस्या, अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन टेन्योर बढ़ने में ये होता है कि आपके रिटायरमेंट के पार चला गया, कि आप उतने समय तक कर्ज का बोझ उठाना चाहते हैं, तो उसका इलाज है कि आप बैंक से कहें कि भाई आप मेरी ईएमआई बढ़ा दीजिए, थोड़ी बढ़ा दीजिए, ज़्यादा मत बढ़ाइए। अगर वो ईएमआई थोड़ी भी बढ़ाएगा तो आपका वजन हल्का हो जाएगा। और अगर आपको कहीं ये लगने लगता है कि नहीं साहब, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमारे लिए मुश्किल हो रही है, और
तब आपको एक बार बाजार में घूम के देखना भी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा बैंक, कोई दूसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिस रेट पे आपके पास इस वक्त लोन है उससे काफ़ी कम में दूसरा लोन ऑफर कर रहा है। या जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि वो आपका अपना बैंक ही आपसे कहता है कि आप दूसरे के पास क्यों जा रहे हैं, आप मेरे पास आइए, मैं ही रीनेगोशिएट कर लूँगा। इस रीनेगोशिएट करने में वो आपसे एक तरह की फीस मांगते हैं, वो दूसरा बैंक भी मांगेगा और ये वाले भी मांगेंगे, वो पूरे लोन के ½ % के आसपास होती है। इस पर भी आप बैठ के बार्गेन कर सकते हैं कि नहीं इतना नहीं दूंगा, कम दूंगा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। ऐसे बार्गेन करके आप अपने लोन पर इंटरेस्ट रेट कम करवा सकते हैं, जिस समय बढ़ रहा हो उस समय भी, क्योंकि आपने जैसे ही कहा कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो उनको लगता है ये ग्राहक हाथ से जा रहा है, ये ठीक नहीं होगा, तो उसे रोकने के लिए वो तमाम कसरत करते हैं। तो ये 2-3 तरीके हैं जिनको आप आजमा सकते हैं। और अगर आपने कहीं एफडी कर रखी है और आप सोच रहे हैं वो एफडी में न छेड़ूं और यहाँ लोन में चुकाता रहूं, तो ये आप बड़ी भारी गलती कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सारी रकम एफडी वाली आपको थोड़ा बहुत पैसा इमरजेंसी फंड का छोड़ के तुरंत अपफ्रंट अपने कर्जे चुकाने चाहिए। कर्ज से जितनी जल्दी आप मुक्ति पा सकते हैं उतना ये आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। बिजअड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।